आज के इस वीडियो में हम भारत के राष्ट्रपति के बारे में बातचीत करने वाले हैं। हमारे यहाँ राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है, उनके पास कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, कौन कौन सी आपात शक्तियाँ हैं, कौन कौन सी वित्तीय शक्तियाँ हैं, वो किन किन को नियुक्त करते हैं, तो इन सभी चीज़ों के बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में संसदीय व्यवस्था है। भारत में संघीय कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है तथा संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। यानी कि कार्यपालिका का सर्वोच्च कौन हो गया, तो राष्ट्रपति, तो जिसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार या अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से करते हैं। हमारे राष्ट्रपति जो हैं वो अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किस प्रकार करते हैं, तो संविधान के अनुसार या अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से वह अपने शक्ति का प्रयोग करते हैं। राष्ट्रपति की योग्यता क्या होनी चाहिए, जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 58 में बताया गया है कि सबसे प्रथम तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेना चाहिए, वह लोकसभा की सदस्यता निर्वाचित होने की योग्यता रखना चाहिए, तो ही वे राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त हो सकते हैं। एक चीज़ और है कि वह लाभ के पद पर ना हो, वह भारत सरकार के किसी भी लाभ के पद पर या प्राइवेट संस्था के किसी भी लाभ के पद पर ना हो। अगर वो रहते हैं तो जब वो राष्ट्रपति नियुक्त किए जाते हैं तो उससे पहले उसे त्यागपत्र देना पड़ता है वो उसके पहले वाले पद पे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, संघ तथा राज्य के मंत्री के पद को लाभ का पद नहीं माना जाता है। हमारे यहाँ जितने भी पद होते हैं, जैसे हो गया राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, संघ तथा राज्य के मंत्री, इन सभी पदों को लाभ का पद नहीं माना जाता है। मतलब अगर इन सब पद पे जो भी मंत्री हैं वो किसी भी लाभ के पद पे नहीं है, ऐसा माना जाता है। कि राष्ट्रपति की पदावधि, राष्ट्रपति की जो है पदावधि कितने दिनों की होती है। अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति पद की ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की तिथि तक वो अपना पद धारण किए हुए रहते हैं। यानी कि राष्ट्रपति का हो गया कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। अब उसके बाद है कि अगर वो राष्ट्रपति अगर चाहे कि वो 5 वर्ष से पहले अपना त्यागपत्र देने के लिए तो वो दे सकते हैं, या उससे हटाया भी जा सकता है। वो किस कंडीशन में हटाया जा सकता है, तो जब लगे कि वो संविधान का अतिक्रमण कर रहे हैं तो उसे अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। देखिए, अगर किसी कारणवश त्यागपत्र या महाभियोग के कारणवश अगर पद रिक्त होता है तो उससे भरने के लिए चुनाव करवाया जाता है। वह चुनाव कितने दिनों के भीतर करवा लिया जाता है, तो वह चुनाव 6 महीनों के भीतर करवा लिया जाता है। मध्यावधि चुनाव जो होती है, अगर राष्ट्रपति पद से रिक्त हुए हैं तो उसका जो पद खाली हुआ है तो 6 महीने के अंदर तो चुनाव होगा। अब जो उस चुनाव में जो भी व्यक्ति नियुक्त होंगे तो वो उतने ही दिनों के लिए नियुक्त होंगे जितना दिन उसका कार्यकाल बचा हुआ है। यानी कि अगर वो 3 साल कार्यकाल पूरा करके छोड़े हुए हैं तो अगर कोई नियुक्त नए राष्ट्रपति होते हैं उनके जगह पे तो वो मात्र 2 ही साल कार्यकाल में रहेंगे। मध्यावधि चुनाव द्वारा निर्वाचित पद की ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक अपना पद धारण करते हैं। कि यहाँ पे एक और ध्यान देने वाली बात है कि राष्ट्रपति 5 वर्ष की समाप्ति के बाद भी अपना पद धारण किए हुए रहते हैं। आप तो जनरली पढ़ लेते हैं कि राष्ट्रपति 5 वर्ष तक की ही जो है अवधि तक पद धारण किए हुए रहते हैं, लेकिन वह जब तक नए राष्ट्रपति नहीं आ जाते हैं तब तक वे अपना पद धारण किए हुए रहते हैं। तो 5 वर्ष से पहले तो उससे पहले तो चुनाव करवा लिया जाता है तो वो अपने समय सीमा के बाद हट जाते हैं, लेकिन जब तक नए राष्ट्रपति ना आ जाए तब तक वे अपने पद पर आसीन रहते हैं। देखिए, राष्ट्रपति अब अपना त्यागपत्र देना चाहे तो वो किसको देंगे, तो वो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देंगे। उपराष्ट्रपति कौन होते हैं, जो राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो उपराष्ट्रपति तत्काल इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। देखिए, अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हुआ, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दिए तो उपराष्ट्रपति क्या करेंगे, तो वो लोकसभा के अध्यक्ष को तत्काल इसकी सूचना देंगे कि अब राष्ट्रपति का शपथ, राष्ट्रपति शपथ लेते हैं, हम सभी जानते हैं राष्ट्रपति शपथ लेते हैं। तो अनुच्छेद 60 में जो बताया गया है उसके अनुसार राष्ट्रपति न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट, हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश के सामने, अगर हमारे मुख्य न्यायाधीश नहीं हैं तो उनकी अनुपस्थिति में कौन रहेंगे, उच्चतम न्यायालय के जो ज्येष्ठतम न्यायाधीश होंगे वही उसको शपथ दिलाएंगे। शपथ में वो किस प्रकार की शपथ लेंगे, तो राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों की निर्वहन, संविधान और विधि के परिरक्षण, संरक्षण तथा प्रतिरक्षण तथा जनता की सेवा व कल्याण में लगातार निरत रहने की शपथ ग्रहण करते हैं। हमारे राष्ट्रपति इन सभी बातों का शपथ ग्रहण करते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि न्यूज़ पे जब भी राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं तो कि हमारे यहाँ क्या है कि संसदीय व्यवस्था है। भारत में संसदीय कार्यपालिका का प्रधान कौन होते हैं, अभी आपने पढ़ा, तो राष्ट्रपति होते हैं।
भारत में राष्ट्रीय और प्रांतीय दोनों ही स्तरों पर संसदीय कार्यपालिका की व्यवस्था को स्वीकार किया गया है। आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ देश में भी व्यवस्था और राज्य में भी वही व्यवस्था है, दोनों जगह संसदीय व्यवस्था है। तो इस व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रपति भारत में राज्य का औपचारिक प्रधान होता है तथा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद सरकार चलाते हैं। राज्यों के स्तर पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद मिलकर कार्य करते हैं। हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति जो होते हैं वो देश के औपचारिक प्रधान होते हैं, मुख्य कार्य प्रधानमंत्री करते हैं। तो उसी प्रकार राज्य में जो है राज्यपाल होते हैं और मुख्यमंत्री सारा कार्यभार संभालते हैं, यानी कि उपराज्यपाल हो गए कार्यपालिका का प्रधान, लेकिन वो जो है मुख्यमंत्री की सलाह से ही सारा काम करते हैं। उसी प्रकार केंद्रीय व्यवस्था, जैसे हमारे यहाँ जो है केंद्रीय व्यवस्था अपनाया गया, ठीक उसी प्रकार से हमारे यहाँ राज्य में भी व्यवस्था अपनाया गया है। अनुच्छेद 74(1) में क्या बताया गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 74(1) के अनुसार कि बताया गया है कि हमारे यहाँ जो है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए ये व्यवस्था बहुत दिनों से चली आ रही है। तो उसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए कौन होगा, तो एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान कौन होंगे, तो प्रधानमंत्री होंगे। राष्ट्रपति अपने कृतियों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा, यानी कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद जो सलाह देंगे उसके अनुसार राष्ट्रपति कार्य करेंगे। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को अपनी सलाह पर एक बार पुनर्विचार के लिए कह सकता है, लेकिन उसे मंत्रिपरिषद के द्वारा पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह को मानना पड़ेगा। संसद में कोई भी बिल पारित होता है तो पारित होने के बाद वो राष्ट्रपति के पास जाते हैं। तो अगर राष्ट्रपति के पास अगर जाते हैं तो राष्ट्रपति अगर चाहे तो वे उसे पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं कि नहीं, आप जो है ये जो हमारे पास भेजे हैं इसमें कुछ मिस्टेक है, आप इसे दोबारा देखिए, उसके बाद हमको इसमें सही करके दीजिए। अगर संसद को लगे कि नहीं, हमने जो विधि बनाई है इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है, बिल्कुल सही है, इसे ऐसा ही होना चाहिए, तो उसके बाद अगर वो फिर से राष्ट्रपति के पास भेज देते हैं तो राष्ट्रपति उस पर अपना सिग्नेचर करने के लिए बाध्य हैं। जब तक कोई विधेयक पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर नहीं हो जाता तब तक वह विधेयक कानून नहीं बनती है, इसलिए राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। अब देखिए राष्ट्रपति की शक्ति। राष्ट्रपति सरकार का औपचारिक प्रधान होता है। उसे औपचारिक रूप से बहुत सी कार्यकारी, विधायी, कानूनी और आपात स्थितियों की शक्तियाँ प्राप्त है। हम सभी जानते हैं कि हमारा राष्ट्रपति तो औपचारिक है, औपचारिक प्रधान है, लेकिन उसे ढेर सारी शक्तियाँ प्राप्त है। और सब देशों में जो है इतनी जो है राष्ट्रपति को शक्तियाँ प्राप्त नहीं है जितनी हमारे देश में राष्ट्रपति को शक्तियाँ प्राप्त है। उसके पास कार्यकारी, विधायी, कानूनी और आपात स्थितियों की शक्तियाँ प्राप्त है। अगर आपातकाल की घोषणा करेंगे तो वो केवल राष्ट्रपति ही कर सकते हैं। ये मंत्रिपरिषद की सलाह से ज़रूर करते हैं, लेकिन घोषणा राष्ट्रपति ही करते हैं। संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति वास्तव में इन शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करते हैं। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री को भी नियुक्त करते हैं, तो वो उसे नियुक्त क्यों करते हैं, वो बहुमत प्राप्त होते हैं, उससे जो है लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है, इसलिए वैसे प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। यानी कि जो भी राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग करेंगे वो किनके माध्यम से करेंगे, तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करेंगे। मंत्रिपरिषद कहाँ से आते हैं, तो वो जो है चुन के आते हैं जनता के द्वारा, तो इससे बहुमत प्राप्त होता है, तो इसलिए वो मंत्रिपरिषद की सलाह पे कार्य करते हैं। तो राष्ट्रपति तो औपचारिक प्रधान हो गए। ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, जैसे कि आर्टिकल 54 में बताया गया है, राष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होगा, तो इसमें संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा प्लस राज्यसभा और राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित सदस्य हो सकते हैं, जिसे जनता प्रत्यक्ष निर्वाचन विधि द्वारा चुनती है। ठीक, तो मनोनीत सदस्य इसमें निर्वाचन नहीं कर सकते हैं। अब देखिए इसमें कौन कौन से सदस्य शामिल नहीं होते हैं, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के मनोनीत सदस्य, जिसे राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, वो राज्य विधानसभा के मनोनीत सदस्य, विधान परिषदों के सदस्य, सभा के विघटन के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। विधान सभा के भी सदस्य कौन लेते हैं, जो निर्वाचित होते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। कि अब राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है, तो मतदाता
निर्माण के आगे वरीयता क्रम में, यानी कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसमें उसके वरीयता क्रम में होती है। जैसे कि उसके नाम और फ़ोटो के आगे में जो है नंबर लिखा जाता है, इसको किस क्रम में रखना चाहिए, 1 नंबर पे होना चाहिए या 2 नंबर पे, ठीक है। इस हिसाब से उसका जो है मतदान होता है। प्रथम चरण में मत की गणना उनको प्राप्त मत के आधार पर होती है। उम्मीदवारों को निर्धारित मत न पाने की स्थिति में मतों की स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू होती है। अगर किसी को बहुत कम मत मिला है तो वो मत अगले ऊपर वाले को ट्रांसफ़र हो जाएगा। उम्मीदवारों को निर्धारित मत न पाने की स्थिति में मतों के स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू होती है। द्वितीय चरण में प्रथम विजेता के न्यूनतम मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को रद्द कर इसके द्वितीय वरीयता के मतों में बांट दिया जाता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कोई उम्मीदवार निर्धारित मत प्राप्त नहीं कर लेते हैं, यानी कि जब तक कोई उम्मीदवार पूर्ण रूप से निर्धारित मत प्राप्त न कर ले तब तक यह प्रक्रिया चलती रहती है, निर्वाचन की प्रक्रिया। तब जाके अंतिम में राष्ट्रपति नियुक्त होते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि भारत के राष्ट्रपति कितने भी बार निर्वाचित हो सकते हैं, परंतु अमेरिका के राष्ट्रपति केवल 2 बार ही निर्वाचित हो सकते हैं। तो ये हमारे यहाँ की जो एक व्यवस्था है बहुत ही अच्छी है कि हमारे यहाँ राष्ट्रपति तिबारा भी या तो जितनी बार चाहे उतनी बार नियुक्त हो सकते हैं, लेकिन अमेरिका में ऐसी व्यवस्था नहीं है। हाँ, अमेरिका में भी किया जा सकता है, उसमें संविधान संशोधन करके ऐसा किया जा सकता है कि राष्ट्रपति को जितनी बार चाहे उतनी बार नियुक्त करवा सकते हैं। अमेरिका में अध्यक्षात्मक व्यवस्था है। आपने इससे पहले न्यूज़ में सुना होगा कि इससे पहले एक देश के जो है वहाँ पे राष्ट्रपति के कार्यकाल को बढ़ाया गया था संविधान में संशोधन करके। तो ऐसा अमेरिका में भी हो सकता है, वहाँ पे अगर चाहे संसद की संविधान को संशोधन करके राष्ट्रपति के कार्यकाल को बढ़ाया जाए तो वहाँ पे भी बढ़ाया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। कि अब राष्ट्रपति किन किन को नियुक्त करते हैं वो तो देखिए। राष्ट्रपति किन किन को नियुक्त करते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और उसके संघ के जो अन्य मंत्री होते हैं, मंत्रिपरिषद, उन सभी को नियुक्त करते हैं। महान्यायवादी उनको नियुक्त करते हैं। नियंत्रक व महालेखा परीक्षक इनको भी नियुक्त करते हैं। उच्चतम न्यायालय, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। उच्चतम न्यायालय के जो है न्यायाधीश होते हैं और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इनको राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त, जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उन्हें और उनके जो सहयोगी चुनाव आयुक्त होते हैं उन्हें राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, इन सभी को राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं। राज्य के राज्यपाल और उपराज्यपाल एवं प्रशासक, इनको भी राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं। वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, इन सभी को राष्ट्रपति द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। देखिए राष्ट्रपति के पास क्या सब विशेषाधिकार हैं, यहाँ तक तो समझ लिया। आप देखिए राष्ट्रपति के पास विशेषाधिकार कौन कौन से हैं। संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति को सभी महत्वपूर्ण मुद्दों और मंत्रिपरिषद की कार्यवाही के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। जितने भी कार्य चल रहे हैं सभी के बारे में राष्ट्रपति को जानने का अधिकार है। प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सभी सूचनाएं उसे दे। तो प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि राष्ट्रपति ने जितनी भी सूचनाएं मांगी है उन सभी सूचनाओं को पहुंचाए राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति प्रायः प्रधानमंत्री को पत्र लिखते हैं, देश की समस्याओं पर अपने विचार व्यक्त करते हैं। राष्ट्रपति पत्र के माध्यम से जो है अपनी समस्याओं पर विचार व्यक्त करते हैं। कि राष्ट्रपति के पास वीटो की शक्ति होती है, वो अलग अलग प्रकार की होती है। तो इसको मैं अगले वीडियो में आपको एक्सप्लेन करके अच्छी तरह से बताऊँगा कि वो कितने दिनों के लिए कौन से वीटो का प्रयोग कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति की जो वीटो की शक्ति होती है वह संसद द्वारा पारित विधेयक यानी कि धर्म विधेयक को छोड़कर स्वीकृति देने में वे विलंब कर सकते हैं या स्वीकृति देने से मना भी कर सकते हैं। इसमें वे अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। तो संसद द्वारा प्रत्येक विधि बनने से पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति चाहे तो उसे संसद को लौटा सकता है और पुनर्विचार के लिए कह सकता है। तो ये राष्ट्रपति के विवेकाधिकार के ऊपर डिपेंड करता है। तो वीटो की शक्ति सीमित है क्योंकि उस विधेयक को संसद द्वारा दोबारा अगर पारित कर दिया जाए तो राष्ट्रपति को उस पर अपनी स्वीकृति देनी पड़ती है। ये राष्ट्रपति की बाध्यता हो जाती है कि अगर उसी विधेयक को अगर दोबारा भेज दिया जाए राष्ट्रपति के पास तो उसे वे स्वीकृति देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को बिना किसी समय सीमा के अपने पास लंबित रख सकते हैं। इससे राष्ट्रपति को अनौपचारिक रूप से अपने वीटो को प्रभावी ढंग से प्रयोग करने का अवसर मिल जाता है। इसे कई बार पॉकेट वीटो की संज्ञा दी जाती है। 1989 के बाद से प्रमुख राजनीतिक परिवर्तनों के कारण राष्ट्रपति के पद का महत्व काफ़ी बढ़ गया है।
उनके राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अगले वीडियो में हम राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बात करेंगे कि वो उसके पास अध्यादेश जारी कब कर सकते हैं, कितने दिनों के लिए कर सकते हैं, क्या वो अध्यादेश कानून बन सकता है। साथ ही हम राष्ट्रपति के वीटो पावर के बारे में बातचीत करेंगे कि वो कौन से प्रकार के वीटो होते हैं, कितने प्रकार के वीटो होते हैं, वे किन वीटो का कितने दिन तक प्रयोग कर सकते हैं और उनके पास क्षमादान की शक्ति होती है, वो कितने दिन मतलब किन किन कंडीशनों में होती है। तो इन सभी चीज़ों को अगले वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।